नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। पिछले साल 23 फरवरी का दिन अगर आप याद करें तो क्या हुआ था। पूर्वोत्तर दिल्ली की गलियों में दुकानें जलाई गई थीं, वाहनों को जलाया गया था, लाठी डंडों से लोगों को पीटा गया था। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स के क्लासरूम्स, लाइब्रेरी सबको जलाकर खाक कर दिया गया था। और ये वो इलाके थे जहां पर 53 लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, ये जितने इलाके हैं जैसे कि सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, जाफराबाद, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर, न्यू उस्मानपुर, ये सारे वो जगह थे जहां पर उस समय सीए और एनआरसी और एनपीआर को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लोग सड़क से नहीं उठ रहे थे। खासकर अगर आप जाफराबाद का जो मेट्रो स्टेशन है उसको अगर आप याद करें तो उस सड़क को खाली करने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए और उसके बाद ये दंगे भड़के। 3 दिन तक अगर आपको याद हो तो ये दंगे चले थे। 23 फरवरी शाम को 7:30 बजे ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में टूटी थी सभी टीवी चैनल्स पर और 25 फरवरी तक लगातार ये दंगे चलते रहे। अब एक साल बाद आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों को दंगे में न्याय मिला है या नहीं मिला है। क्या उनके घाव भरे हैं या नहीं भरे हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का जवाब शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन लोगों की जाने गई हैं उनके जो सगे संबंधी हैं वो अलग हो गए, उनकी जीविका छिन गई, यानी कि उनकी जो पूरी जिंदगी थी वो शायद पटरी से उतर गई और उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी उन परिवारों के साथ। और उनके आंसू पोंछने के लिए भी सरकार नहीं है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। क्योंकि किसी भी दंगे के बाद हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि दंगे की जांच हुई या नहीं हुई, निष्पक्ष जांच हो रही है या नहीं हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो लोग सवाल पूछते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया ठीक से हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले आपसे पुलिस की जांच की बात मैं करना चाहती हूं। अब पुलिस के अगर आप दावे देखें तो कल पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने दावे किए हैं कि 755 केसेस दिल्ली दंगों में उन्होंने दर्ज किए, जिसमें कि 303 मामलों पर उन्होंने संज्ञान लिया है। पुलिस ने यह भी कहा कि 400 मामलों में कार्रवाई कर 1825 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और पुलिस ने यह दावा किया है कि जो उनका जो पूरा आधार है जो जांच का वो बेस्ड है करीब 945 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। उन्होंने कहा है कि जिसमें कि फोन रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं। और अब आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी दावा किया है कि 755 मामले में 349 चार्जशीट्स दायर की गई हैं और उन गिरफ्तार लोगों में 869 लोग हिंदूज हैं और 956 लोग मुसलमान हैं। यानी कि पुलिस ये कह रही है कि अगर आप ये नंबर्स देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जांच है ये ठोस है, निष्पक्ष है और विश्वसनीय है और वैज्ञानिक तरीके से की गई ये जांच है। अब आपको बता दें कि ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें पिंजड़ा तोड़ के जितने भी सदस्य थे, जैसे देवांगना कलीटा, नटाशा नारवाल, जेएनयू और जामिया के छात्र, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। और जो ये पुलिस का बार बार दावा है कि ये जांच निष्पक्ष है, ठोस तरीके से की गई है, तो इससे उलट बिल्कुल अदालतों का ऑब्जर्वेशन रहा है, खासकर दिल्ली हाई कोर्ट का। अब उसको भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस पर किस तरीके के सवाल अदालतों ने उठाए हैं, कब कब उठाए हैं और किस किस केस में उठाए हैं। तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली दंगे, खासकर जो पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की जो मैं बात कर रही हूं, उसमें जो दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो निष्पक्ष नहीं रही है और वो हमेशा सवालों के घेरे में रही है। न्याय तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। और मैं एक बात आपकी इजाजत से मैं करेक्ट करना चाहूंगी, मैं इसको दंगा नहीं मानती हूँ। दंगा का मतलब है कि जितना नुकसान हुआ, जितने लोग मरे हैं और जिस जिसकी जिम्मेदारी है वो बराबर की है, तभी हम कहते हैं दंगा। ये तो एक हाई लेवल की प्लानिंग के मुताबिक
माइनॉरिटी कम्युनिटी को और दिल्ली की सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने के लिए किया गया था। और इसमें मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ, जिन्होंने ये प्लान किया, जो लोगों ने ये करवाया है, वो सब बहुत सारे सरकार में बैठे हैं, मोदी जी की सरकार में, और बीजेपी की लीडर्स तो है ही। तो न्याय का प्रक्रिया थामा गया है, ये हकीकत है। अब आपको बताते हैं, सबसे पहला संज्ञान जो दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया था वो 26 फरवरी को था। 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक 2020 में, यानी कि पिछले साल, ये दंगे भड़के और 26 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उनका जो कथित एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो नफरत भरा वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण की जांच हो, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। और उस सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि कपिल मिश्रा के वीडियो की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद ये दंगे भड़के थे। अब आपको बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने कि ये जो बेंच थी, इसने तुषार मेहता को ये भी कहा था कि पुलिस कमिश्नर को आप सलाह दें कि कपिल मिश्रा के कथित नफरत भरे बयान पर एफआईआर दर्ज करें। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ये तक कहा था कि वो दोबारा 1984 के दंगे वाली स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहते हैं, जिसके बाद उस जज का ट्रांसफर हो गया, वो पूरा मामला खत्म हो गया, लेकिन कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब आपको ये बता दें कि मई के महीने में उसी साल 2020 में दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से फटकार लगाई और कहा कि जो उनकी जांच है वो एक तरफा है। खासकर जो दिमांगना कलीटा, नटाशा नारवाल, सफूरा जरगार, मीरान हैदर को जब गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो सीए, एनआरसी और एनपीआर के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इन सभी लोगों का ये कहना था कि दिल्ली पुलिस उन्हें मुस्लिम होने के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें दिल्ली पुलिस फंसा रही है। 5 महीने से ज्यादा, एक और मैं आपको केस बताती हूं कि एक लड़का जिसका नाम था इलियास, तो वो 5 महीने दिल्ली दंगे के मामले में जेल में रहा और उसने वायर को एक इंटरव्यू में कहा कि पुलिस ने उससे ये कहा था कि अगर वो वीडियो में 10 मुसलमानों के नाम बताएंगे तो फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि मुसलमानों को चिन्हित करके कैसे टारगेट दिल्ली पुलिस कर रही थी, ये सब उसका एक प्रूफ है कि मुसलमानों को टारगेट करो, उनको जेल भेजो, उनके खिलाफ केसेस दर्ज करो। ये जो एक सीक्वेंस जो मैं आपको बता रही हूं, उससे ये बात साफ जाहिर होती है। एक और केस आपको बताना चाहती हूं कि दिलबाग नेगी, जो कि एक वेटर था, उसकी हत्या के मामले में भी एक केस दर्ज हुआ और उसकी जांच को लेकर भी सवाल उठे। और इंडियन एक्सप्रेस ने आरोपियों के जो बयान है उसकी पड़ताल की थी और वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, जिसमें यह देखा गया कि 12 में से 9 आरोपियों के जो स्टेटमेंट्स थे वो एक ही शब्द, एक ही वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ऐसा वो कैसे कर सकते थे? यानी कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई प्लान तरीके से इस चीज को प्लांट किया गया था। अब आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की 3 टीमें इसके लिए गठित की गई थी, लेकिन इस जांच पर बार बार अदालतों ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदालतें इस पर सवाल खड़े करती रही हैं, दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करती रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस किसी एजेंडा के तहत या किसी दिशा निर्देश के तहत काम कर रही थी। बहुत प्रासंगिक सवाल है आपका। वो तब होता है जब संवैधानिक प्रावधान धर्मनिरपेक्षता को तोड़ा जाता है और धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यही उसका नतीजा होता है। हमने हमेशा कहा, हम आस्तिक हो या नास्तिक, हम हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, मेरा जो निजी विश्वास है ये अपना है, ये एक निजी मामला है। आप सत्ता के साथ जोड़ नहीं रहे हैं, आप सत्ता के साथ जोड़कर अपनी राजनीतिक मंशा को, धर्म को इस्तेमाल करके करवा रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस तो खुलकर मेजॉरिटेरियन धर्म के नाम को लेकर वो सब जगह सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं। तो इसका यही परिणाम होता है जो हम लोगों ने दिल्ली की वो हिंसात्मक कार्रवाई में देखा।
मैं ना सिर्फ यहाँ बल्कि 84 के दंगे और 2002 के दंगे, भागलपुर के दंगे, कई लोग कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए कि सरकार की सहमति से ये दंगे हुए और चले और इंसाफ नहीं मिला। मेरा ये कहना है कि हम देश की राजधानी की बात कर रहे थे। जो दंगे हुए हैं इस देश में, उसकी तुलना में ये बहुत छोटा सा दंगा था। और देश की राजधानी में पैरामिलिट्री एजेंसीज के सभी हेडक्वार्टर्स हैं, फौज के हेडक्वार्टर्स हैं, दिल्ली पुलिस है। उनके लिए ये रोकने का काम लिटरली कुछ 2 या 3 घंटों से ज़्यादा नहीं लगता अगर सरकार इसे रोकना चाहती। और जब वो जिसको अपराधी बता रहे हैं, या तो वो कह रहे हैं कि उस इलाके के मुसलमानों ने खुद अपने खिलाफ ही षड्यंत्र बनाया, खुद ही अपने घरों को जलाया, खुद ही अपने समाज की औरतों को बलात्कार किया, खुद ही अपने खिलाफ ही बयान दिए। ये अगर हम मानने के लिए तैयार हैं तो फिर हम मान लें, लेकिन ये दंगे कई दिनों तक चले देश की राजधानी में, और मरने वाले लोगों की संख्या और संपत्ति, धार्मिक स्थल, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन उसका मुसलमानों का था, और वही सबसे बड़े अपराधी अब माने जा रहे हैं। और शांति और न्याय की बात करने, राहत में जो काम करने वाले लोग जैसे मेरे साथी और मैं, हम देश के जिसको इंसरेक्शन इंग्लिश में कहते हैं कि टेररिस्ट इंसरेक्शन में शामिल थे। हम अर्बन नक्सलवादी हैं। अब और फिर पुलिस कहती है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है, वो तो उसका जवाब देना भी मुश्किल है। अगर आपको ध्यान हो तो उस समय कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का जो पूरा रोल था कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, गोली मारो, और ये जो सारी चीजें उस समय हुई थी, उससे दंगे भड़के थे। अब रही बात कपिल मिश्रा की, तो कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बुक रिलीज के दौरान उन्होंने जो एक बहुत ही विवादित स्टेटमेंट एक बार फिर से दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है जो उन्होंने पिछले साल किया, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से उसी काम को करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ पछतावा है तो सिर्फ उस आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मौत का और कांस्टेबल रतन लाल की मौत का उन्हें पछतावा है। अब आपको याद दिला दें कि कपिल मिश्रा ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पत्थर चलाने का काम हम नहीं करेंगे, और डीसीसी साहब हमारे सामने खड़े हैं, और अगर आप इन सारे लोगों को, ये यानी कि जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आप नहीं हटाएंगे तो अब हम उसका काम करेंगे। और वो इलाका था जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और फिर उसी बुक रिलीज फंक्शन में उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ इस बात को कहने का। कपिल मिश्रा ने कहा कि हिंदूज की मदद हमने की है और उन्हें इस बात का गर्व है, और रही बात मुसलमानों की तो उनके लिए वक्फ बोर्ड है, उनके लिए एनजीओज हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार है। अब आपको याद दिलाना यहाँ पर जरूरी है कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर थे जूलियो रिबेरो, उन्होंने खत भी लिखा था दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और उन्होंने कहा था कि जो अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा की जो पूरी भूमिका है उस पे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके खिलाफ केसेस क्यों नहीं हो रहे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि इन तीनों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, और बीजेपी इनको ऐसे ट्रीट करती है जैसे मानो वो इस समय बिल्कुल उनका महिमा मंडन हो रहा है। कपिल मिश्रा की आप बात करें तो कपिल मिश्रा ज्यादा से ज्यादा और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जो हिंदुत्व एजेंडा है पार्टी का, वो उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वही एजेंडा उनको पार्टी में दिया गया है। पार्टी के बहुत सारे लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि कपिल मिश्रा वही रोल निभा रहे हैं जो बीजेपी में प्रज्ञा ठाकुर की है।
यानी कि वो एम्बोल्डन हो रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ गया है, उन्हें कोई इस बात का पछतावा नहीं है कि दिल्ली दंगों में उनका क्या रोल रहा है, यानी कि उस बात को वो गलत मानते ही नहीं है। अब आज आपके सामने कुछ बड़े सवाल खड़े करना चाहती हूं। बीजेपी के निशाने पर हमेशा मुसलमान क्यों होते हैं? क्या उससे उनका हिंदुत्व का एजेंडा पूरा होता है? हमेशा हमने देखा है कि दंगे की राजनीति में धर्म को एक ढाल बनाने की कोशिश की जाती है और उत्तर पूर्वी दंगों में दिल्ली के कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से सवाल अभी भी बीजेपी क्यों नहीं पूछ रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। उन्हें पार्टी गलत न ठहराकर, बल्कि जैसा मैंने आपको कहा कि उन्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम बीजेपी बार बार करती आई है और करती है। ऐसा क्यों है, उससे उसका क्या फायदा है, इस पर आपका फीडबैक का मुझे जरूरत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन को बीजेपी ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं पसंद करती, चाहे वो सीए और एनआरसी की बात रही हो पिछले साल और चाहे इस साल किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी को किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं पसंद है, किसी भी तरीके का शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं पसंद है, बीजेपी को अभी भी ये पसंद नहीं है कि उससे कोई सवाल करे, बीजेपी की कोई आलोचना करे, सरकार की नीतियों की आलोचना करे, तो बीजेपी को ये सारी बातें पसंद नहीं है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो यही कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे संविधान का हिस्सा है और वो उसका सम्मान करती है। हालांकि सबसे बड़ा समय सवाल ये है कि बीजेपी के इन खोखले दावे पर आज कौन विश्वास करेगा। आज 1 साल दिल्ली दंगों को हो चुका है। बीजेपी के कितने नेता उन मुसलमान इलाकों में गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर पूछने की कोशिश की है कि या उनके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की है। यानी कि ये सारी चीजें उस लैंडस्केप से नदारत हैं और बीजेपी का जो एजेंडा है वो अभी भी यही है कि जो लोग आंदोलनकारी हैं उन्हें डिस्क्रेडिट करिए, अगर मुसलमान हैं तो उन्हें टारगेट करिए, उन्हें जेल भेजिए और उनके खिलाफ उल जलूल से केसेस बनाइए ताकि मुसलमानों को हमेशा मार्जिनलाइज किया जा सके। क्या यही है हिंदू राष्ट्र का एजेंडा? क्या यही है बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा? और एक बात जो मैं आपके सामने फिर से रिपीट करना चाह रही हूं कि धर्म की राजनीति बीजेपी कब करना छोड़ेगी? ये वही बीजेपी है जो विकास की राजनीति की बात करती है, लेकिन विकास के साथ ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति बीजेपी करना नहीं छोड़ सकती। इस पर आपका फीडबैक चाहिए और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।